अबाउट टाइप्स में हमने देखे दो टाइप्स. फर्स्ट इज व्हाट? स्पॉइल्स सिस्टम, प्रेवलेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सेकंड इज सेल ऑफ ऑफिस सिस्टम, प्रेवलेंट इन फ्रांस. एंड द थर्ड वन यू राइट विद मी, तीसरे की हेडिंग एरिस्टोक्रेटिक पर्सोनेल सिस्टम. एरिस्टोक्रेटिक पर्सनल सिस्टम. ये किसी हद तक इंडिया में भी था, किसी हद तक क्या पूरा, जब तक हम किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिश की. जब तक ब्रिटिश हम पे राज कर रहा था, हमारे यहाँ भी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो ऐसा ही था, एरिस्टोक्रेट. बिकॉज ब्रिटिश में ऐसा है तो हमारे यहाँ भी ऐसा है. फिर इसमें धीरे धीरे चेंज आई ब्रिटिश में, फिर धीरे धीरे इंडिया में भी चेंज आई. जो चेंज उन्होंने वहां पे लाई अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर वो चेंज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी. तो होता क्या है? एरिस्टोक्रेटिक पर्सनल सिस्टम. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इन दिस सिस्टम जो भी पोजिशन है, जो भी टॉप लेवल पोजिशन है, दैट इज बेस्ड ऑन लिनिएज, फैमिली, ब्लड रिलेशन. बिकॉज यहां पे क्या है? यहां पे अभी भी किंग है, अभी भी मोनार्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. ब्रिटिश में कौन है हेड ऑफ द स्टेट? मोनार्क, अभी भी किंग. हमारे यहां कौन है हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है. लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं है, मोनार्क, रॉयल फैमिली. तो उसी रॉयल फैमिली के जो अपने रिश्तेदार थे, अपने किड्स एंड किन्स थे, जो अपने ब्लड लाइन थी उनकी, फैमिली लीनिएज, ब्लड रिलेशनशिप, इनको टॉप पोजीशंस दी जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, और इन्हीं के लिए था और किसी के लिए नहीं था. या एक्सेप्शन थी अगर कोई किसी इलीट इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए, लाइक इलीट इंस्टीट्यूशन लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किसी ने पढ़ के आया है कोई उस जमाने में, तो देन इसके चांसेस थे कि इसे क्या दिया जाए, कोई पोजीशन ऑफर की जाए इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन ब्रिटिश. तो यही सारी चीजें यहां पे भी कॉपी हुई जब हम पे राज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने. स्टार्टिंग जो फेज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, दैट वाज ऑल डोमिनेटेड बाय देयर किड्स एंड किन्स, देयर रिलेशन, देयर लॉयलिस्ट्स. जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने लॉयलिस्ट थे, उनको गवर्नर बनाया, उनको पोजीशंस ऑफर की, उनको डायरेक्टर्स बनाया. धीरे धीरे जब लंदन में, यहां पे ब्रिटिश में रिफॉर्म्स आने लगे, तो वो रिफॉर्म्स कहां रिफ्लेक्ट हुए? इंडिया में भी. यहां पे फेमस रिपोर्ट आई नोन एज नॉर्थकोट ट्रेवेलगन रिपोर्ट. नॉर्थकोट ट्रेवेलगन रिपोर्ट. इसने स्टार्ट किया रिफॉर्म करना, किसको? सिविल सर्विसेज को, बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन कंपटीशन. एग्जाम लेंगे बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन कंपटीशन, बेस्ड ऑन एग्जाम. तो लेकिन इसने ये रिकमेंडेशंस दी, लेकिन खास सक्सेसफुल नहीं हो पाई ये रिपोर्ट. लेकिन दिस रिपोर्ट फॉर्मड द बेसिस ऑफ अनदर कमिटी, जो कमिटी बहुत ही पावरफुल रही. किस चीज के लिए? रिफॉर्म्स के लिए. इस कमिटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, सारी की सारी इंप्लीमेंट नहीं हुई. लेकिन कुछ टाइम के बाद, 10 साल 20 साल के बाद एक और कमेटी बनी. लेकिन उस कमेटी को उसका वे किसने दिखाया? इस रिपोर्ट में, कि हाँ हमें इस फील्ड में कुछ करना है. और उस कमेटी का नाम है मैकॉले कमेटी. मैकॉले कमेटी came in 1853-54, but the bases were provided by Northcote Trevelyan report. और basically this committee is responsible for the overall administrative reforms in India as well as British, दोनों जगह. तो इन्होंने इस पैटर्नेज सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की, लीनिएज को, कि हाँ जो आएगा सिविल सर्विसेज में, जो आएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एग्जाम के थ्रू आएगा, वो रिटन एग्जाम के थ्रू आएगा. और भी बहुत सारी चीजें थी. ओपन कंपटीशन होगा, किसी में हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे. इंडियंस के लिए ये थोड़ा सा अभी भी बायस्ड था इंडियंस के, लेकिन अपने आप में अंदर ब्रिटिशर्स में इट वाज फेयर, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. तो इसी से हमें फिर मिला मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एवरीथिंग वी गॉट फ्रॉम मैकॉलेज कमेटी. तो ये वाला तीसरा सिस्टम था हमारा एरिस्टोक्रेटिक पर्सनल सिस्टम. इसमें फिर चेंज आई थ्रू नॉर्थकोट ट्रेवेलगन रिपोर्ट एंड देन थ्रू मैकॉले कमेटी. यू राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट फर्स्ट. Recruitment was done on the basis of family. Recruitment was done on the basis of family. Recruitment was done on the basis of
फैमिली कॉमा लीनिएज, लीनिएज ब्रैकेट में रॉयल, लीनिएज रॉयल, और based on education, or based on education from an elite institution, based on education from an elite institution like Oxford, from an elite institution like Oxford, full stop. East India Company, East India Company also followed, East India Company also followed the similar method, the similar method first in 1837 the Northcote Trevelyan report, Northcote Trevelyan report highlighted Northcote Trevelyan report highlighted the reforms for improving civil services, highlight the reforms for improving civil services, including merit based recruitment, and professional training, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग. इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की जिसमें हम रिक्रूट करेंगे मेरिट पे और ट्रेनिंग प्रोफेशनली देंगे, फुल स्टॉप. इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट recruitment from within. It also talked about recruitment from within. वो क्या होता है रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदिन? अगर आपको तहसीलदार जरूरत है या तो तहसीलदार के लिए डायरेक्ट एग्जाम होगा, पोस्ट निकलेंगे और एग्जाम दोगे. अगर आपको तहसीलदार जरूरत है, ये नायब तहसीलदार प्रमोशन से भी बन सकता है. तो ये जो प्रमोशन से बनेगा इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदिन. ठीक है, प्रमोशन. That is promotions and internal competitive exams. That is promotions and internal competitive exams. डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं. जब आप फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल क्लर्क लगते हो, उस डिपार्टमेंट के अपने एग्जाम्स होते हैं प्रमोशन के लिए. जब आप वो क्वालिफाई करोगे, वो पास करोगे, दैट इज विदिन. ठीक है, रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदिन. या सीधे आपकी प्रमोशन हो जाएगी टाइम बेस्ड मैनर पे, दैट इज रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदिन. जो एग्जाम देके आप पहुंचते हो दैट इज नोन एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. वो डायरेक्ट होती है. फुल स्टॉप. दिस रिपोर्ट बिकेम the basis for formation of Civil Services Reform Committee. Basis for formation of Civil Services Reform Committee. Formation of Civil Services Reform Committee in 1853/54. In 1853/54 under Macaulay. Known as the famous Macaulay report. Full stop. It highlighted and recommended the following. इस रिपोर्ट ने ये चीजें हाईलाइट की कि फैमिली, लीनिएज, पोजीशन, ब्लड लाइन, एजुकेशन से निकल कर रिक्रूटमेंट करो, इन बेसिस पे करो. नंबर 1 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. एग्जाम लो, जो पास करेगा उसको करो. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सेकंड, मेरिट बेस्ड रिक्वायरमेंट. इसमें जो पास होगा, जो सबसे ज्यादा लाएगा मार्क्स, उसी को नौकरी दो. मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट. Third, concept of service or calling.
calling, 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 concept of service or calling. ये बंदा खुद से आना चाहिए सर्विस की नियत, न कि ये किसी का बेटा है अब इसको गवर्नर बनना ही बनना है, अब इसको डीसी बनना ही बनना है, अब इसको डायरेक्टर बनना ही बनना है, और उसका अपना कोई ये नहीं होगा, कोई भी इंटरेस्ट डायरेक्टर बनने में, लेकिन ये इस फैमिली का बंदा है, इसके बाद बड़े भाई के बाद या पापा के बाद इसी को संभालनी है ये पोजीशन, तो इसको बनाएंगे हम। इसमें अंदर से सर्विस ओरिएंटेशन नहीं होगी, जबरदस्ती उठाया जा रहा है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि वो बंदे चूज करो जो आ रहे हैं सर्विस के लिए वहीं से, ठीक है। जैसे आप लोग फॉर्म भरोगे, आप यहीं से उनको बोल रहे हो मुझ में चाह है, मुझे एग्जाम देना है, मुझे ये नौकरी चाहिए, मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, ये है मेरा फॉर्म, मेरा एग्जाम लीजिए, तो आपने वो चाह यहीं से है, समझा रही। तो आप किसी के कुछ लीनिएज में थे, आपने सोचा भी नहीं था मैं बनूंगा उस चीज का डायरेक्टर, आपको बना दिया गया, देन आपने उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ लॉन्ग, तो आप कुछ उसमें प्रोडक्टिव इंक्रीज नहीं करोगे, कोई एफिशिएंसी नहीं आएगी उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट के आप हेड हो। नेक्स्ट इसी में ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन दैट अलाउज, ओपन कंपटीशन दैट अलाउज नॉन, ओपन कंपटीशन दैट अलाउज नॉन ब्रिटिशर और नेटिव्स, मतलब हिंदुस्तानी, नॉन ब्रिटिशर्स या कहीं और में भी अगर कॉलोनी है अफ्रीका में वहां के लिए भी, दैट अलाउज नॉन ब्रिटिशर्स और नेटिव्स, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, और नेटिव्स टू एंटर द सिविल सर्विसेज, टू एंटर द सिविल सर्विसेज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, अभी भी यूपीएससी इसी सिलेबस को फॉलो कर रहा है, इसी स्कीम को। कब बोला है ये इसने? 1853 में इसने कहा है ओपन एग्जामिनेशन होना चाहिए और नेचर ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए, हम लिखेंगे तो ऐसा ही अभी भी है। और अगर आपको ये चीजें अपने आप में लाई नहीं है आपने, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो क्या है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन? नेचर ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी स्कॉलिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव। कौन सा डिस्क्रिप्टिव? जो आप लिखते हो एग्जाम। प्रीलिम्स क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। वो इसका मतलब सारे एग्जाम का दरमदर जो आज आपका है रिक्रूटमेंट का, वो किस पे है? मेंस पे। और सच में मेंस पे ही है। प्रीलिम्स सिर्फ एक मोटी छानी है जिससे छान कर बाहर निकाल देते हैं नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को। जो भी फॉर्म भरता है 10 लाख लोग आएंगे, तो 10 लाख लोगों का अगर हम मेंस लेंगे, ये हो गई, इनको कितने पेपर देने हैं? 10 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को कम से कम देने हैं 8 से 9 पेपर्स। हो गए ये 90 लाख आंसर कॉपीज। इन 90 लाख आंसर कॉपीज को हर साल चेक कौन करेगा? दिस इज नॉट ए जोक, 90 लाख आंसर कॉपीज। तो इसीलिए इन्होंने 1980s में, हिंदुस्तान में 1980 से पहले प्रीलिम्स नहीं था। जो ही ज्यादा रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशंस आने लगी यूपीएससी के पास, उन्होंने कहा कुछ तो करना चाहिए अब। एंड यूपीएससी फॉर्म द कमिटी, सजेशन के कि हमें क्या चाहिए अब? एक ऐसा एग्जाम जो फिल्टर आउट कर दे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को पहले ही। और इसीलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा प्रीलिम्स। हालांकि प्रीलिम्स था ही नहीं पहले, और प्रीलिम्स इस कमिटी ने भी नहीं कहा था, इसने कहा था डिस्क्रिप्टिव। लेकिन तब कितने ही जॉब करते थे और कितने ही पढ़ते थे और कितने ही एप्लीकेशन पढ़ते थे। तो मेन सब जो भी आता था डायरेक्टली मेंस होता था, उसमें जिसके मार्क्स। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 10 लाख लोग आते हैं, तो उसके लिए पहले ही हम छाड़ देंगे। 10 लाख लोग में से अगर वैकेंसी 1000 है, यूपीएससी ने 1000 पोस्ट निकाले हैं, तो 9,70,000 पीपल विल बी डिस्क्वालिफाइड प्रीलिम्स के टाइम में। 9,70,000 बचेंगे 30,000। 30,000 लोग मेंस देंगे, ठीक है। मेंस वालों में से 25,000 डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे और 5,000 लोग इंटरव्यू देंगे, या 3,000, 5 से 3,000, 3 से 5,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज, ये देंगे इंटरव्यू। इनमें से सिलेक्ट जो होंगे वो होंगे 1000। इन 1000 में जो आईएएस में आएंगे वो होंगे पहले 100, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज, लगभग। तो ये है स्कीम। इसकी होना चाहिए था डायरेक्टली मेंस, लेकिन मेंस नहीं हो रहा है तब, क्योंकि तब इतना ज्यादा वैकेंसी नहीं थी। आपको समझ आ रहा है? एक सेकेंड।
क्या लिखा है इसमें? ओपन कंपटीशन, क्या लिखा? नेचर ऑफ एग्जाम शुड बी स्कॉलस्टिक, डिस्क्रिप्टिव एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स। ये सेम स्कीम फॉलो कौन कर रहा है आज भी? रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। आपके सिलेबस में आप कोई भी यूपीएससी दे दो, जेके पीएससी का दो या एसएसबी का दो, क्या है आपके सिलेबस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो है, मैथ है। व्हाट इज द सिलेबस? आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, ठीक है। यू हैव पॉलिटी, यू हैव political science, you have public administration. Majority of this examination is dominated by arts, and it was the recommendation of Macaulay Committee, right? Descriptive and oriented towards liberal arts, Paragraph. These recommendations were simultaneously implemented. कहाँ? Recommendations were simultaneously implemented in UK as well as in British India. तो जो ही ये recommendations implement हुए तो एरिस्टोक्रेटिक से सिस्टम बन गया मेरिटोक्रेटिक, ठीक है, राइट। एंड दिस पेव्ड द वे, इसने पाथ बनाया, दिस पेव्ड द वे फॉर इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न मेरिटोक्रेटिक, personnel administrative system. And these traditional, non-meritocratic, or patrimonial systems, and these traditional non-meritocratic or patrimonial systems are no more relevant today. तो क्या लिखा हमने कि इस मेरिटोक्रेटिक सिस्टम की वजह से जो पुराने सिस्टम्स थे, जो ट्रेडिशनल थे, नॉन मेरिटोक्रेटिक या एरिस्टोक्रेटिक वाला, लीनियज वाला, पैट्रिमोनियल, जो फादर की लीनियज के साथ कनेक्ट होकर बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वो वाले सिस्टम हम आज के दौर में नहीं चलते। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, फोर्थ, हमने 3 लिखे थे, कल 2, आज 1, ये चौथा। मेरिटोक्रेटिक पर्सनल सिस्टम। First was spoils system, second sale of office system, third is aristocratic personnel system, and fourth is meritocratic personnel system. Again, right? Modern democracies. and industrial societies तो जो ही मॉडर्न डेमोक्रेसीज आई कि लोग बने पॉपुलर, लोगों की पॉपुलर चॉइस, दैट वाज सोवेरियन, जो लोग कहेंगे वही होगा, बादशाही राज खत्म, लीनेज वाला राज खत्म, हम इलेक्शन करेंगे, हम जिसको चुनेंगे वही आएगा। ये हो गया पॉलिटिकल सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम में इंडस्ट्रीज आई, कैपिटलिस्ट क्लास बना, जिनके पास पैसा था, वेल्थ थी, ठीक है। तो विद द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज, द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द पॉलिटिकल सिस्टम दोनों अंडरवेंट अ चेंज। और ये लोगों का सुनकर, लोगों के ओरिएंटेशन में रह के अपनी कंट्री को चलाना, ठीक है, लोगों का मानना, लोगों को सुप्रीम समझना, यही तो डेमोक्रेसी है। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट मतलब इकोनॉमी इज बिकम मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है, इकोनॉमी इज बिकमिंग मार्केट ओरिएंटेड। इसके लिए आपको देश चलाने के लिए जो लोग चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए,
वो इन 3 सिस्टम से अगर आएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये है वो वाले सिस्टम जो डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन किसी के पॉलिटिकल पावर की वजह से आपको पोजीशन मिल गई। यहाँ पे आपने पैसे देकर वो सिस्टम पोजीशन खरीद ली, यहाँ पे आपकी ब्लड रिलेशन है तो आपको वो जॉब मिल गई। लेकिन अगर तीनों को देखा जाए, तीनों में से कोई भी ऑफिसर कैन नॉट सर्व द नीड्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, बिकॉज यहाँ पे यू नीड समवन हु इज स्किल्ड, हु इज रैशनल, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर हो, जो भेदभाव ना करे, जो इम्पर्सनल हो, जिसमें ए पॉलिटिकल नेचर हो, ए पॉलिटिकल नेचर कि वो पॉलिटिक्स के साथ इंटरफेयर ना करे, ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उस पर इंटरफेयर करे, चाहे एमसी की गवर्नमेंट है या पीडीपी की। इफ यू आर अ डेप्यूटी कमिश्नर, यू आर सर्विंग एज अ डेप्यूटी कमिश्नर, यू हैव नो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ द सर्विंग पार्टी। ठीक है, ऐसे लोग हमें चाहिए, तब जाकर दे कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो इससे वजूद में आया पूरी दुनिया में जहां जहां पे मॉडर्न डेमोक्रेसीज थी, वहां पे मेरिटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वजूद में आया, और उसी को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। उसी को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसका सबसे बड़ा काम जिस ब्यूरोक्रेसी पे किया है मैक्स वेबर ने, जो हम पेपर 1 में पढ़ेंगे। मैक्स वेबर अब कम से कम 10-15 डेज टॉपिक है, इतना बड़ा, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने इस पे जबरदस्त काम किया है। इसने हमें पुराने सिस्टम्स के बारे में कहा है, फिर नए सिस्टम दिया है, रैशनल सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ए पॉलिटिकल सिस्टम, इम्पर्सनल सिस्टम, ये फिर इसके हमें स्किल्स बताए हैं, इसके हमें बताए एडवांटेज क्या है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है मैक्स वेबर का। तो मैक्स वेबर गेव अस द कंसेप्ट कि जो ब्यूरोक्रेसी में कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेटर फिट होते हैं कहाँ, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। और होना चाहिए ऐसा ही कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज को सर्व करेंगे कौन से वाले लोग, जो स्किल्ड है, रैशनल है, इम्पर्सनल है और ए पॉलिटिकल है। और ये हमेशा होगा तब जब आप मेरिट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट करोगे। जब आप जान पहचान, ब्लड रिलेशन, पैसे के बेस पे रिक्रूटमेंट करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। देन किसी को भी रिक्रूट करो, द सिस्टम विल नॉट फंक्शन वेल, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी विल बी लॉस्ट। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ करप्शन विल बी मोर, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है तो वो करप्शन करके अपना काम कराएगा, किसी का मुंह बंद करवाएगा। तो यही सब होगा अगर आपने मेरिट को दिमाग में नहीं रखा। तो हमारे पास इन सब सिस्टम्स को पढ़ने के बाद एक और सिस्टम आया है मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लिए, मेरिटोक्रेटिक एंड पर्सनल सिस्टम, और उसमें ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ सेंट्रल रोल। कौन सी ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी दैट इज स्किल्ड, दैट इज रैशनल, दैट इज इम्पर्सनल, दैट इज एपॉलिटिकल, दैट इज बेस्ड ऑन मेरिट। फिर इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो भी हम देखेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसीज एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज require a professional, rational, efficient, and competitive civil services system. Full stop. The focus is on welfare. Comma, justice. The focus is on welfare, comma, justice, comma, equality, and serving the public interest. वेलफेयर, आपको लोगों का भला करना है, ठीक है, आपको लोगों का भला करना है। उसके बाद आपको जस्टिस, लोगों में क्या करना है, इंसाफ हो। एक तो लोगों के बीच भी इंसाफ हो, और स्टेट की कोई गलती ना हो लोगों के खिलाफ, स्टेट कोई ऐसा कदम ना उठाए जो लोगों के लिए अच्छा ना हो। जस्टिस, इक्वालिटी, सबको इक्वली हम ट्रीट करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जैसे वी हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। No person shall be considered unequal in the eyes of law. सारे equal हैं, सबको equality before law है and equal protection of law है. That is Article 14. We'll study this in politics. तो ये सब कुछ करना ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है जो किसी की सिफारिश से आए हैं, पैसों से आए हैं, जो ब्लड रिलेशन से आए हैं। तो इसके लिए we need bureaucracy that has this aspect. In this context, bureaucracy or bureaucratic form of administrative system. In this context, bureaucracy or bureaucratic form of administrative system
bureaucratic form of administrative system is considered to be most rational, is considered to be most rational and efficient form of administration, to be considered most rational and efficient form of administration. Full stop. It is based on skills. It's based on skills, comma, rationality. रैशनल क्या होता है? साइंटिफिक टेम्पर से किसी चीज को जज करना, इमोशंस और वैल्यू से नहीं, साइंटिफिक तरीके से जज करना, साइंटिफिक तरीके से सिचुएशन को देखना, इमोशंस के साथ नहीं देखना। इमोशंस वैल्यूज वो काम है पॉलिटिकल सिस्टम का, ठीक है, मिनिस्टर्स का, क्योंकि वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं। इन इंडिया देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ सिविल सर्विसेज एनोनिमिटी एंड मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है और काम सिविल सर्वेंट करेगा, लेकिन एनोनिमिटी, एनोनिमस, किसी को पता नहीं होना चाहिए, पीछे रहेगा। व्हाट इज द ट्रेंड आजकल? अभी आपकी सिलेक्शन भी नहीं हुई होती है या आप सर्विस में हो, यू हैव अ डेडिकेटेड कैमरामैन विद यू। आप एज अ डेप्यूटी कमिश्नर कहीं जाते हो, रेड मारने, एज एन आरटीओ कहीं जाते हो, कैमरा स्टाफ साथ है और कैमरा वाला दिखा रहा है आपको कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो। यू आर मेकिंग यूर सेल्फ ए हीरो। दिस इज नॉट सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये सिविल सर्विसेज का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। देयर इज सिविल सर्विसेज एनोनिमिटी। एंड अगर आपको कोई फिल्म भी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, देन किसी आपके सबऑर्डिनेट की कोई गलती है, यू आर रिब्यूकिंग द सबऑर्डिनेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। उसकी फैमिली, उसकी ये सारा जो डिग्निटी है, यू आर डिसरेस्पेक्टिंग इट, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आजकल हो रही है। हीरो बने बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हैविंग द डेडिकेटेड कैमरामैन गोइंग अराउंड दिस सारा ये रेड मारी। व्हाट इज दिस? दिस इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। यू शुड बी एनोनिमस। हाँ, आप काम करो, आपको सामने लाइमलाइट में आने की जरूरत कोई भी नहीं है। अगर आपको इतना ही शौक है, देन रिजाइन, जॉइन पॉलिटिक्स, एंड वो तो है ये लाइमलाइट वाला, तो सामने आओ, जो भी करना है करो। बट फॉर सिविल सर्विसेज यू कैन नॉट डू दिस। हैविंग अ डेडिकेटेड कैमरा टीम गोइंग, आपने अपने जेब से उनको पैसा दे के रखा है, एक माइक पकड़ के जहां भी आप जाओगे साथ जाएंगे, तो एंड यू आर ट्रीटिंग योर सबऑर्डिनेट फेलोज लाइक दे आर नथिंग। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हो उनसे, क्योंकि कैमरा में दिखना चाहिए कितना दबंग ऑफिसर है। दिस इज एवरीथिंग, दिस अगेंस्ट सिविल सर्विसेज कोड। क्या लिखा आपने? स्किल्ड, रैशनल, कॉमा इम्पर्सनल, कॉमा apolitical, etc. Full stop. Majority of countries in the world have designed personnel administrative systems. Majority of countries in the world have designed personnel administrative systems on the basis of bureaucratic model. Next system, post-bureaucratic administrative system. Post-bureaucratic administrative system. Post-bureaucratic administrative system. Post-bureaucratic administrative system. जब भी मैं कभी भी कुछ भी पढ़ा हूं, मैं कहूं फॉर एग्जांपल पोस्ट मॉडर्न, इधर मैंने कहा पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक। जब भी मैं पोस्ट लगाऊं किसी भी चीज के साथ, इट मींस ये चीज कंटिन्यू होगी, जैसे मैंने इधर कहा पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यू होगी, लेकिन इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। हम टोटली ब्यूरोक्रेसी को डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ भी बोल रहा हूं,
समझ में आ रही? मैं पोस्ट किसी चीज के भी साथ लगा रहा हूं। हमने कहा पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब इंडिपेंडेंस की जो आइडियोलॉजी थी कि हमें आजाद रहना है, आजादी से पहले जो हमें आइडियोलॉजी थी, हमें आजाद रहना है, हमें वो हक अपने लोगों को देने हैं जो हमारे लोगों के पास नहीं है। आजादी के बाद भी क्या हम उस चीज पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उस चीज के लिए हमने क्या किया? अगर मैं लिखूंगा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या पोस्ट इंडिपेंडेंट आजादी के बाद वाले हिंदुस्तान में वो इंडिपेंडेंस वाली जो आइडियोलॉजी थी कि हमें अपने लोगों को इज्जत देनी है, उनको हर एक हक देना है, उनको गुलामी से आजाद करना, क्या वो चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है? ऐसे ही पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक, क्या ब्यूरोक्रेसी जो एक मॉडल है, ठीक है, उसका हम पूरा डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं लेकिन कुछ नए तरीके से। जब भी मैं किसी चीज के साथ पोस्ट लिखूं, इट मींस व्हाटएवर इज द वर्ड आफ्टर इट, इट इज कंटिन्यूइंग बट इन अ मॉडर्न फॉर्म। द पैराडाइम इज, मतलब द मोस्ट डोमिनेंट थिंग इज दिस, बट किसी और तरीके से। इसकी ओरिएंटेशन या सोचने का तरीका चेंज हुआ होगा। देखो, जो ही हमने अभी देखा मॉडर्न डेमोक्रेसीज, हमने देखी कुछ क्वालिटीज किसकी? ब्यूरोक्रेसी की। और वो क्वालिटीज मॉडर्न डेमोक्रेसीज ने कहा ये क्वालिटीज है इसमें, और हमें चाहिए ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो। लेकिन यही क्वालिटीज बन गई इसकी डिसएडवांटेज, यही क्वालिटीज इसकी डिसएडवांटेज बन गई जो ही स्टेट में चेंज आया, स्टेट आइडिया ऑफ स्टेट में चेंज आया। फॉर एग्जांपल 1960s 70s वी हैव neoliberal movement, we have public choice theory, we have new public management, we have ideas of good governance, we have use of information communication and technology in governance or e-governance, we have service बेस्ड ओरिएंटेशन कि हमें लोगों को सर्व करना है, हम उनके ऊपर बादशाह नहीं है, बादशाह की तरह। वी हैव राइट बेस्ड अप्रोच कि लोगों को आप जो भला कर रहे हो ये इनका हक है, इन पे कोई वेलफेयर आप कर नहीं रहे हो। वेलफेयर से हम राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ गए। फॉर एग्जांपल हमने बोला हम फ्री हेल्थ केयर कर रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल में जाएगा कुछ पैसा नहीं देना, दवाई भी फ्री। उसको पहले कहते थे वेलफेयर ओरिएंटेशन, कि हम इन पे क्या कर रहे हैं, इनको हम यहाँ की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज हम इनका वेलफेयर कर रहे हैं। हालांकि शायद इस मतलब या इस कंसेप्शन में कि ये डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, स्टेट का काम है इनको देना। लेकिन दिस अप्रोच सेज दिस इज द राइट ऑफ द सिटीजन, आप कोई इस पे एहसान नहीं कर रहे हो। सिटीजन की डिग्निटी इंटीग्रिटी हैज इंक्रीज्ड, उसका रेस्पेक्ट इंक्रीज हुआ है इस अप्रोच में कि आप उसको कोई एहसान नहीं कर रहे हो फ्री हेल्थ केयर देकर, इसका हक है, इसका हक है सड़कें साफ। आप इसको कल को वोट मांगने के लिए मैंने ये सड़कें साफ कर दी, अदरवाइज यहां से कुछ नहीं होता, दिस इज नॉट यू हैव डन समथिंग गुड फॉर अस, दिस इज अवर राइट, यू हैव टू डू इट, ठीक है। दिस इज नोन एज राइट बेस्ड अप्रोच। नियो लिबरल मूवमेंट मतलब स्टेट जो हर एक काम कर रहा है, एजुकेशन का, कम्युनिकेशन का, रोड्स का, इकोनॉमी की, इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग का, स्टेट इन सब चीजों से पीछे हटे और प्राइवेट लोगों को करने दे। प्राइवेट लोगों को, इसको कहते हैं लिबरल मूवमेंट, इसको कहते हैं लिबरल मूवमेंट। स्टेट इन सब चीजों को मत करे, पीछे हटे और प्राइवेट लोगों को करने दे, खुद ही मार्केट करेगा। लेकिन अगर मार्केट में कोई गड़बड़ी हुई तो स्टेट तब इंटरवीन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड लिबरल। मगर व्हाट इज नियो लिबरल? नियो लिबरल कहता है शॉर्ट में कि अगर मार्केट में कोई इशू आया, स्टेट तब भी आगे, मार्केट खुद इसको संभालेगा। सेल्फ सस्टेनिंग मार्केट, दैट इज नियो लिबरल। लिबरल इज कि अगर हम मार्केट ही सब कुछ करेगा, लेकिन जब गलती हो जाएगी, कुछ होगा, तब स्टेट आएगा, दैट इज लिबरल। नियो लिबरल इज लिबरल को ही चला रहा है आगे, लेकिन नए तरीके से, यहां पे कि मार्केट खुद से खुद को संभालेगा, स्टेट आप तब भी आगे मत आओ। पब्लिक चॉइस, लोगों को चॉइस मिलनी चाहिए। आपने बीएसएनएल बनाया, अगर बीएसएनएल ने मंथली प्लान 999 का भी रख दिया, 1000 रुपए का रख दिया, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप मजबूर हो। अगर आपको फोन रखना है, एक ही चीज है जो आपको मोबाइल कनेक्शन सर्व कर रही है।
तो पब्लिक चॉइस थ्योरी सेज नो, देयर शुड बी प्लूरलिस्टिक एनवायरनमेंट, मार्केट फोर्सेस को काम करने दो, मल्टीपल चॉइसेस हो लोगों के पास और वो खुद चॉइस चूज करें कि मेरे लिए क्या बेहतर है। स्टेट मोनोपोली खत्म हो, स्टेट आपको एक ही चॉइस प्रोवाइड करता है, वो स्टेट मोनोपोली खत्म हो। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये सारा जो मैंने इस पे लिखा, वट एवर, दिस इज द पार्ट ऑफ योर पेपर 1। एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन पेपर 1, जिन्होंने आप में से नहीं पढ़ा उसको ये फिर से पढ़ना है पेपर 1 में। एवरीथिंग जो ही ये चेंज हुआ, ऐसी ओरिएंटेशन, कैसी ओरिएंटेशन, ऐसी, क्या जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी थी, जो इंपर्सनल थी, अभी आपने लिखी ना क्वालिटीज, जो ए पॉलिटिकल था, जो प्रोसीजर बेस्ड था क्योंकि वो रैशनल था, उसमें वैल्यूज नहीं थे, क्या वो ब्यूरोक्रेसी इस चीज को कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इकोलॉजी ऑफ दैट सोसाइटी। तमिलनाडु में इफ समवन इज अ डेप्यूटी कमिश्नर एंड कश्मीर में इफ इट इज ही इज अ डेप्यूटी कमिश्नर, एज पर ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी दोनों एक ही तरीके से काम करने चाहिए, दोनों का एक ही तरीका होना चाहिए, एक ही कोड ऑफ कंडक्ट, एवरीथिंग। बट एज पर द न्यू आइडिया दे शुड सी कि वो काम कहां कर रहे हैं और उस ओरिएंटेशन के हिसाब से अपने काम करने के तरीकों को चेंज करना, लोगों का वहां पे सुनना है। जो प्रॉब्लम तमिलनाडु में है वो कश्मीर में नहीं है, जो कश्मीर में वो तमिलनाडु में नहीं है, तो दोनों का आप सुनोगे। तब आप सुनोगे जब आप ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी के बैरियर से बाहर आओगे, जब आप सुनने की सलाहियत रखोगे। जो आपकी क्वालिटीज थी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में, वो आपकी डिसएडवांटेजेस बन गई, क्योंकि इस दुनिया में पब्लिक इंटरेस्ट आपको सर्व करना है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। पब्लिक इंटरेस्ट तब समझ आएगा जब आप पब्लिक के साथ डील करोगे, जब आप पब्लिक का सुनोगे, जब आप पब्लिक के साथ काम करोगे। लेकिन ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी हायरार्की बेस्ड है। आप पटवारी से बात कर सकते हो, डीसी से नहीं कर सकते, लेकिन आपका मसला डीसी ही सॉल्व कर सकता है, पटवारी नहीं कर सकता। अगर ये चलेगा तो आज की सोसाइटी में काम नहीं होगा। इसीलिए इस स्टेट में, इस पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी को कंटिन्यू किया गया, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी को चेंज करा गया। आप अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करो, लोगों का सुनो, वेलफेयर ओरिएंटेशन बढ़ाओ। फॉर एग्जांपल पुलिस, यू आर एन एसएचओ, एसएचओ का मेन काम क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे और क्या रहे, क्राइम रेट कम हो, लोगों को जस्टिस मिले मेरे एरिया में। बट व्हाट हैज हैपेंड विद दिस ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दे हैव बिकम मैकेनिस्टिक। मतलब उसका एक ही कंसर्न है, मेरे थाने में एफआईआर कम से कम हो, ताकि मेरा थाना रिकॉर्ड हो, मेरा एरिया रिकॉर्ड हो, पीसफुल एरिया। इस पे कंसर्न है, लोगों को जस्टिस मिले या ना मिले, वो ओरिएंटेशन दिमाग से निकल गया है। ये चॉइस बोलती है पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक कि वो चीज रखो, प्रोसीजर्स पे फॉलो मत करो, प्रोसीजर से बाहर निकल के काम करो। आपको जिस मेन मकसद के लिए बनाया है, व्हाट इज योर गोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसको सर्व करो। व्हाट इज द मीन्स, आप सिर्फ मीन्स पे सर्व मतलब ध्यान रख रहे हो। ठीक है, जैसे आपके पास कोई आया आपके ऑफिस में, द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप दैट कोई बुजुर्ग आया, उनका रिटायरमेंट का कुछ काम करना है, आपने उनका फॉर्म देखा, वहां पे 2 फॉर्म की जगह कुछ फोटोस्टैट मिसिंग है, आप उसको बोलते हैं फोटोस्टैट नहीं है चाचा, जाओ नीचे। वो 3-4 फ्लोर नीचे जाकर सड़क क्रॉस करके वहां दुकान के पास फोटोस्टैट करा के आएगा, वहां से वापस आपके पास 3-4 फ्लोर चढ़ के आएगा, एंड देन ही विल गिव यू द डॉक्यूमेंट। दिस इज नॉट कि आप किस चीज के लिए हो आज के जमाने में। आज के जमाने में आप उसको आसाइश और आराम देने के लिए हो। ठीक है, प्रोसीजर से हटके। पहले तो अगर इस डॉक्यूमेंट के बगैर चलेगा तो चलेगा, ठीक है, अगर नहीं तो ऑफिस में मशीन पड़ी है, करवा दो फोटोस्टेट, कोई इशू नहीं है इसका। बी ह्यूमनिस्टिक इन योर अप्रोच इन दिस मॉडल, नॉट फॉलो द प्रोसीजर्स। हालांकि जो आपने किया वो गलत नहीं है, आपने उसको बोला इसमें आपका एक फॉर्म पेंडिंग है, आप फोटोस्टेट करा के आओ, वो कोई गलत चीज नहीं है आपने जो उसको कही, बट दैट इज ट्रेडिशनल इम्पर्सनल टेंडेंसी। आप वैल्यूलेस को, आपको वैल्यू के साथ काम करना पड़ेगा। जो वैल्यू हमने अटैच किया था खाली किसके साथ, पॉलिटिक्स के साथ, वो थोड़ा सा वैल्यू आप अपने आप में भी लाओ एडमिनिस्ट्रेशन में, तब जाकर काम अच्छे से होगा। लोगों का समझो, तब जाकर लोगों की बात आप कर सकोगे, लोगों का मसला हल कर सकोगे। हमने ट्रेडिशनल व्यू में क्या रखा था, पॉलिटिक्स समझेगा, पॉलिटिक्स सब कुछ करेगा, वो बोलेगा आपको क्या करना है आप सिर्फ करो, लेकिन करना तो आपको है। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो इसकी पोलाइट, इसका दर्द, तो आप कैसे अच्छे से कर पाओगे। इसलिए नए आइडियोलॉजी में आप समझो इस चीज को, आप भी समझो, पॉलिटिक्स भी समझेगा और आप भी समझो, थोड़ा अपने पुराने से बाहर आ जाओ। लेकिन हम आपको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पोस्ट ब्यूरोक्रेसी साथ चलेगी, लेकिन अपने उस पुराने इस दायरे से बाहर आ जाओ और हर एक चीज में इंटरफेयर मत करो, क्योंकि मार्केट इज डूइंग व्हाटएवर, जो भी करना है मार्केट को करने दो, आप थोड़ा पीछे रहो। जहां पे आपकी जरूरत पड़े आप फैसिलिटेटर बनो, आप राह दिखाओ, आप लोगों का समझो, आप अथॉरिटी मत दिखाओ, अथॉरिटेरियन मत बनो।
ऐसी वाली ओरिएंटेशन। अभी इंडिया में दोनों ओरिएंटेशन चल रही है, डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए ये वाली ओरिएंटेशन चल रही है, और अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी चल रही है, तो अथॉरिटेरियनिज्म लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दोनों को साथ साथ ले रहे हैं, ठीक है, यू राइट। पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन दिस bureaucratic model of Weber, bureaucratic model of Weber, WEBER, bureaucratic model of Weber, dominated the industrial societies, dominated the industrial societies, dominated the industrial societies that focused on merit-based civil services system, that focused on merit-based civil services system, full stop. In fact majority of government administration is designed as bureaucracy. In fact majority of government administration is designed as bureaucracy.